Hi everyone, welcome back to the channel Study Smartly with ज्योति। इससे पहले के लेक्चर में हमने कल्चर एंड आइडेंटिटी को समझा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म को हम पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है, उसके बाद जो हमारे बुक में लाइंस दिए गए उसे हम समझेंगे। जब हमारा मान लेते हैं ये एक चिल्ड्रेन है, इसका जो है ये किसी सोसाइटी के अंदर इसका बर्थ हुआ होगा। धीरे धीरे जैसे ही इसका डेवलपमेंट होगा तो कुछ नॉर्म्स, कुछ कल्चर, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ रिलीजन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके अंदर इसका डेवलपमेंट हो रहा होगा। यानी थ्रू सोशलाइजेशन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डाली जाएंगी। और लेट्स कि ये एक इंडिविजुअल हो गया, ये बड़ा हुआ, अपने सोसाइटी के अंदर डेवलप हुआ। अब इसके माइंड में बहुत सारे प्रेजुडाइसेस हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हैं, कल्चर, कस्टम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जब ये ए पर्सन एक पर्टिकुलर ईयर के बाद किसी बी पर्सन से मिलता है, ये ए है, ये बी है, इसका सोशलाइजेशन जो है अलग तरीके से हुआ और इसका सोशलाइजेशन जो है वो अलग तरीके से हुआ बी पर्सन से। जब ये बी से मिला तो इसके मन में आया जो हमारा जो रिलीजन है ये सुपीरियर है, इसका इन्फीरियर है। हम जिस कस्टम्स को, जिस नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन और जिस कल्चर को फॉलो करते हैं वो सुपीरियर है, इसका जो कस्टम है वो इन्फीरियर है, वो कम है हमारे कंपैरिजन में। ये इस एक के मन में आना बहुत ही स्वाभाविक है और ये ऐसा थ्रू सोशलाइजेशन हमारा इस तरीके से होता है जो हमारे माइंड में इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो जब हम इस तरीके का कंपैरिजन करते हैं, एक बायसनेस के साथ कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कस्टम्स है, हमारे जो नॉर्म्स हैं वो सुपीरियर हैं, हमारे जो रिलीजन है वो सुपीरियर है, और दूसरे का जो वही कस्टम, रूल्स, लॉज, नॉर्म्स हैं वो इन्फीरियर है इन कंपैरिजन टू अस। इस बायसनेस को ही हम बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। एक दूसरा टर्म होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म का अर्थ होता है जब हम विदाउट एनी बायसनेस, यानी बिना किसी बायसनेस के, हम दूसरे के जो रिलीजन है, दूसरे के जो कस्टम्स है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। यानी उसे हम इन्फीरियर दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसे हम बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। तो मुझे लगता है जो आप लोगों को दो टर्म, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एथनोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बुक में देखते हैं क्या दे रखा है। इट इज़ ओनली व्हेन कल्चर कम इनटू कांटेक्ट विथ वन अनदर दैट द क्वेश्चन ऑफ एथनोसेंट्रिज्म अराइजेस। जब कल्चर, यानी दो कल्चर का जब कांटेक्ट होता है, दो कल्चर के बीच में जब इंटरेक्शंस होते हैं, तभी क्वेश्चन ऑफ एथनोसेंट्रिज्म का राइज होता है। Ethnocentrism is the application of one's own culture values in evaluating the behavior and beliefs of the people from other culture। यानी एथनोसेंट्रिज्म तब अप्लाई होता है जब हम अपने कल्चर को, अपने कल्चरल वैल्यूज़ को सुपीरियर रखते हुए उसके बायसनेस के बेसिस पे हम दूसरे को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। दिस मीन्स डैट द cultural values projected as the standard or norms are considered superior to that of the belief and values of the other cultures। यानी हमारा जो खुद का कल्चर है उसे हम सुपीरियर मानते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर्स। इसी चीज़ को हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में भी पढ़ा है रिलीजन के अंदर। जब हम एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो अपने आप को सुपीरियर मानता है, दूसरे को इन्फीरियर मानता है। इसमें हाउ सोशियोलॉजी इज एन एम्पेरिकल एंड नॉट एन नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। और सोशोलॉजी में हमने पढ़ा था, सोशोलॉजी जो है, जब सोशोलॉजी की शुरुआत हुई तो सोशोलॉजी को एज अ साइंस डेवलप करने का कोशिश किया गया। इसे फैक्ट फिगर्स बेसिस पे जो है इसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उस बेसिस पे जजमेंट देने का कोशिश किया गया, ना कि कोई भी रिसर्च जो हो रहा है उसमें जो रिसर्चर होता है उसका एक बायसनेस हो सकता है। इसलिए सोशोलॉजी को एम्पेरिकल सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करने की कोशिश किया गया, ना कि नॉर्मेटिव, यानी जहाँ पे सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जो होता है लोगों का
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बजाय सोशोलॉजी के डेवलपमेंट में जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, जो फैक्ट्स फिगर्स हैं, जो डाटा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन जब शुरू हुआ था। इसलिए बोला गया है सोशोलॉजी एक इम्पेरिकल है, ना कि नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है। Underlying ethnocentric comparisons is a sense of cultural superiority clearly demonstrated in colonial situation. यानी ये जो एथनोसेंट्रिज्म है ये हमें क्लियरली देखने को मिलता है जब अपने कल्चर को लोग सुपीरियर बताते हैं। ये जब इंडिया कॉलोनियल था, जब कॉलोनियल एरा का टाइम था, उस समय हमें ये देखने को मिलता है। उसमें क्या बताया था, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। यानी इंडिया जो ऐसा कंट्री है जो स्नेक चार्मर्स का कंट्री है, जो बहुत ही जो है वो अनसिविलाइज्ड है, बहुत ही बार्बरिक पीपल यहाँ पे रहते हैं। इस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया और बताया गया ये जो है वाइट मेंस के लिए एक बर्डन है। वाइट मेंस बर्डन थ्योरी में बताया गया ये वाइट मेंस के लिए बर्डन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज्ड करे। यानी वो अपने कल्चर को सुपीरियर बताया और जो इंडिया का कल्चर था उसको इन्फीरियर बताया। तो ये चीज़ें जो हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज किया गया, यही है एथनोसेंट्रिज्म। थॉमस बेबिंगटन मैकियावेलीज फेमस मिनट ऑन एजुकेशन 1835 to the East India Company in India exemplifies ethnocentrism when he says, "We must at present do our best to form a class who may be interprets between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but white in taste, in opinions, morals and intellect." इसमें बताया गया है एथनोसेंट्रिज्म का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें बताया गया जब ब्रिटिशर्स ने जो राइज ऑफ मिडिल क्लास है इंडिया में, ये जो हमें देखने को मिलता है, तो ये मिडिल क्लास का राइज कैसे हुआ इंडिया के अंदर। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में से कुछ जो प्रॉस्पेरस लोग थे उन्हें वो चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन है, जो क्रिश्चियन मॉडल पे जो एजुकेशन है, वो उस तरीके के एजुकेशन दे, इंग्लिश एजुकेशन दे लोगों को, ताकि वो लोग जो इंग्लिश जान सके, वो उनका बिहेवियर क्या होगा, उनका जो टेस्ट होगा, उनके क्लोथिंग स्टाइल्स होंगे, उनके रहने सहने का जो स्टाइल होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सारे जो है वो वेस्टर्नाइज्ड हो जाएगा। वो ब्लड से तो इंडियन होंगे लेकिन उनका जो क्रिश्चियन मिशनरी बेसिकली क्या था, क्रिश्चियन मिशनरी यही काम करता था, जो इंडियंस थे उसको मेंटलिटी को चेंज करो, उसको वेस्टर्नाइज करो। यानी सिर्फ उसका ब्लड इंडियन होना चाहिए, उसका बर्थ इंडिया में होना चाहिए, बाद बाकी उसका फंक्शन जो है, उसका सोचने का कैपेसिटी जो है वो सारे वेस्टर्नाइज की तरह कर दो, ताकि चूँकि वो जो है इंडियंस को भी समझता है और वो वेस्टर्न चीज़ों को भी समझता है, वो ईजिली जो है वो एक इंटरप्रेटर का काम करे बीच में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडिया में गवर्न कर सकें, यहाँ के चीज़ों को समझें थ्रू मिडिल क्लास का जो डेवलपमेंट हुआ उससे। चूँकि इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी था जो बीच में कोई एक ऐसे लोग हों जो कि इन लोगों को समझते हैं और वो ईजिली हम लोगों को इंटरप्रेट कर सके, इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना देना है कितना नहीं देना है, इन चीज़ों को। लेकिन ये जो कह सकते हैं जो ब्रिटिशर्स का जो चाल था एक मिडिल क्लास को डेवलप करने में वो उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। कुछ जैसे कि जो जब हम हिस्ट्री के अंदर जब हम मॉडरेट्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर अगर हम जो है और भी जो लीडर्स हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन पाए हुए लोग हैं। वो सारे लोग वो हैं जो कि वेस्टर्न आइडियाज़ को जानते हैं, उन्होंने वेस्टर्न बुक्स पढ़ी हुई हैं, उन सारे चीज़ों को वो इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन जो अंग्रेज़ थे उनका सोचना ये था ये सारे लोग वेस्टर्न चीज़ों को देखेंगे, वेस्टर्न चीज़ों को समझेंगे तो ये हमारे तरह हो जाएंगे, तो ये भी हमें इंडिया को गवर्न करने में हेल्प करेंगे। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। एथनोसेंट्रिज्म इज द अपोजिट ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म। यानी एथनोसेंट्रिज्म यानी हम जो है वो सुपीरियर है, और कॉस्मोपॉलिटिज्म यानी सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं, सब जो है वो बराबर हैं इस तरीके से। विच वैल्यूज अदर्स कल्चर फॉर देयर डिफरेंसेस। A cosmopolitan outlook does not seek to evaluate the values and beliefs of other people according to one's own.
यानी जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, वो जिनका वैल्यू कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, वो सारे चीज़ों को इकट्ठा करना चाहेंगे। वो सब जितने भी कल्चर्स होंगे उस सबको उसके डिफरेंसेस के कारण वैल्यू देना चाहेंगे, उसके डिफरेंसेस को समझना चाहेंगे और क्यों वो डिफरेंट है वो इस चीज़ को समझने पे ज़्यादा फोकस, और वो उसे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की भी कोशिश करेंगे। इट सेलिब्रेट्स एंड एकोमोडेट्स डिफरेंट कल्चर propensities within its fold and promotes cultural exchange and borrowings to enrich one's own culture। यानी जिसका व्यू पॉइंट कॉस्मोपॉलिटनिज्म होगा वो सारे ही कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें कल्चरल एक्सचेंज की बातें करेंगे, ताकि एक कल्चर दूसरे कल्चर से चीज़ें सीख सके और अपने कल्चर को ज़्यादा एनरिच कर सके। जैसे कि अभी हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, स्टेट की जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं सब सारे स्टेट्स के। अब उनके पास वर्ड पावर बहुत ज़्यादा है। अगर हम सारे लैंग्वेज को देखें तो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी है। अगर हम जैसे कि अब बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि हिंदी का वर्ड है वो, लेकिन इंग्लिश में उसे इंग्लिश डिक्शनरी में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें उसको एक्सेप्ट किया गया, वैसे ही उसको एक्सेप्ट किया गया है। अब वो हिंदी का वर्ड इंग्लिश में भी आ गया, इंग्लिश का वर्ड हिंदी में यूज किया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इंग्लिश का भी जो है सो वर्ड पावर बढ़ा और हिंदी का भी वर्ड पावर बढ़ा, जो वोकैबुलरी है वो ज़्यादा बढ़ा। यानी एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। उसी तरीके से जैसे कि जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, अब लोगों का जो फूड हैबिट्स है वो अलग अलग फूड हैबिट्स हैं। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करते हैं हम इंडिया में एज अ इंडियन कल्चर के रूप में अगर हम देखें, तो अगर हम जो सदर्न फूड हैबिट्स हैं उसे अगर नदर्न इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको लोग खाने लगे, और जो नदर्न इंडिया के जो फूड हैबिट्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उसे सदर्न इंडिया में भी वो मिलने लगे। इससे क्या होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो फूड है, जो ईटिंग के लिए जो आइटम्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज होने से क्या होगा, वो एनरिच कर जाएगा। अभी मान लेते हैं तो 4 आइटम थे जो कि खाया जा सकता था, अब अगर हम नॉर्थ साउथ दोनों को मिला दें तो अब वो 10 हो सकते हैं, हमारे पास 10 ऑप्शन हो सकते हैं। ये हो गया कॉस्मोपॉलिटनिज्म। तो जो कॉस्मोपॉलिटिज्म को मानते हैं वो कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू एनरिच करना चाहते हैं अपने कल्चर को। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इमर्ज्ड एज अ लीडिंग व्हीकल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन थ्रू इट्स कॉन्स्टेंट इंक्लूजन ऑफ फॉरेन वर्ड्स इनटू इट्स वोकैबुलरी। वही चीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज जो एक इमर्ज हुआ है एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के रूप में, क्योंकि इसने अलग अलग लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे उसे अपने आप में इंक्लूड किया है। Again, the popularity of Hindi film music can be attributed to its borrowing from Western pop music as well as from the different traditions of Indian folk and semi-classical forms like the bhajan, bhangras and ghazal। उसी तरीके से जो इंडियन म्यूजिक है, इंडियन फिल्म्स हैं, वो भी डिफरेंट फिल्म से आइडियाज़ लेते हैं, डिफरेंट सॉन्ग्स से आइडियाज़ लेते हैं, म्यूजिक से आइडियाज़ लेते हैं, जिसके कारण जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है और लोगों का जो इंटरेस्ट भी जो है वो बढ़ जाता है, उनका एक तरीके से डिमांड भी जो है वो बढ़ जाता है। A modern society is appreciative of cultural differences and does not close its doors to cultural influence from abroad। हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है वो एक कह सकते हैं ओपन सोसाइटी है जो कि कल्चरल एक्सचेंज को एक्सेप्ट करती है, जो इन्फ्लुएंसेस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, बट सच इन्फ्लुएंसेस आर ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड इन अ डिस्टिंक्टिव वे which can combine with elements of indigenous culture. The English language depicts its foreign inclusion, does not become a separate language, nor does Hindi film music lose its character through borrowings. The absorption of diverse styles, forms, sounds, and artifacts provides an identity to a cosmopolitan culture. In a global world where modern means of communication are shrinking distances between cultures, a cosmopolitan outlook allows diverse influence to enrich one's own culture। इसमें बताया गया जो हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है वो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को एक्सेप्ट करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो उसका जो ओरिजिनलिटी है उसको वो लूज करती है, बल्कि वो जो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है उस चीज़ को वो अपने ही लैंग्वेज में यूज करके अपने ही जो उसके नेटिव चीज़ें हैं उसको वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाती है। और हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है इसमें जो है सो डिस्टेंसेस बहुत कम हो गई हैं,
मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और जिस कारण से जो डिस्टेंस है, जो फिजिकल डिस्टेंस है लोगों के बीच का, वो कम हुआ है थ्रू इंटरनेट, थ्रू अदर सोर्सेस, मोबाइल और कंप्यूटर, वो कम हुआ है। जिस कारण से जो ये इन्फ्लुएंस है, जो ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, वो भी इंक्रीज हुआ है और लोगों के बीच में इसका एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है। और ये बहुत ज़्यादा एनरिच करता है जो लोकल चीज़ें होती हैं। अगर हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो वो हमारा कल्चर को और ज़्यादा इनरिच करता है और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ये एश्योर करता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, अगर वो समय के साथ अपने में बहुत सारे वर्ड्स को ऐड ऑन ना ही करे तो एक पर्टिकुलर समय के बाद हो सकता है जो उसके जानने वाले लोग, उसका पॉपुलेशन कम हो सकता है, या धीरे धीरे वो जो लोग का पॉपुलेशन कम होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरा लैंग्वेज आकर के इन्फ्लुएंस बना लेता है और वो जो ओरिजिनल लैंग्वेज होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेज हैं, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं जो कि अपने में बहुत सारे अदर वर्ड्स को इंक्लूड नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है, तो धीरे धीरे उसका एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म होते जाता है और एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम चीज़ों को अपने में ऐड ऑन करते जाएं तो हम अपने आप को एनरिच कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, एथनोसेंट्रिज्म। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल चेंज। तो इसे हम एक अलग वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।